हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में बताएंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है इसको आप देखोगे। वैद्युतशीलता चुंबकशीलता में रिलेशन आपको दिखाएंगे। इतने को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, इसके पहले की पढ़ाई हमने लेक्चर 1 में आपको दे रखी है। लेक्चर 1 में चुंबकीय बल के बारे में आपको बताया, लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, कोई भी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा, चुंबकीय बल का मान क्या होगा, कोई भी आवेशित कण किसी एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ कैसा होगा। हमने ये भी आपको लेक्चर 1 में बता रखा है कि अगर अवलंबोत प्रवेश करेगा तो गमन पथ कैसा होगा और तिरछा प्रवेश करेगा तो गमन पथ कैसा होगा। ठीक, एक बार उस लेक्चर 1 को जरूर आप देखना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो और बेहतर समझ में आएगा, पूरा मैग्नेटिज्म आपका तैयार होगा। पूरी सीरीज हम आपको देने जा रहे हैं। उस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, पहला टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन है क्या, आपको बताएं। एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी आवेशित कण को या आयनित कण को अति तीव्र वेग प्रदान कर सकते हैं, अति तीव्र ऊर्जित कर सकते हैं। आप यूं कह सकते हो अत्यधिक ऊर्जा के साथ उसको गतिमान करा सकते हैं। ठीक, कैसे वर्क करता है आपको समझाएं। तो उसके पहले आप यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की जरा संरचना आप देखना, इसमें होता क्या है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक, आप इसकी संरचना समझने के लिए आप ही के शब्दों में, बहुत सरलतम शब्दों में आपको बताएं। एक थाली ले लिया। थाली जैसे आप जानते हो कई प्रकार की खांच वाली थाली आती है, तो वो नहीं चाहिए हमको, गोल थाली चाहिए हमको, जो है मतलब प्लेन थाली चाहिए जिसकी बाउंड्री हो। ठीक है, तो एक थाली हमने नीचे लिया, एक थाली हमने ऊपर लिया। ठीक है, एक थाली नीचे एक थाली ऊपर, और उसका जो किनारा है आपका, मान लो उसको हमने बेल्ट करा दिया। आप इमेजिन करो किस टाइप की संरचना होगी। आप सामने देख रहे हो, इसी टाइप की संरचना आपको मिलेगी। ठीक, एक थाली नीचे प्लेन थाली, एक थाली ऊपर। ठीक, और दोनों के जो बॉर्डर्स हैं आपका चारों तरफ से हमने उसको क्या किया, बेल्ट करा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से टेबलेट टाइप की देखने में, बड़े से टेबलेट टाइप की देखने में एक संरचना आपको मिलेगी। ठीक, अब उसके बाद आप जानते हो अंदर खोखला है। उसके बाद आप देखना, आप ही के सामने इसको बीच से हमने कट कर दिया। आप जानते हो इसका सेंटर कहाँ पे है, ये यहाँ पे सेंटर होगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बीच से हमने इसको कट कर दिया। आप देखना, ये डायग्राम हम पहले से भी बना के रख सकते थे, लेकिन आप इसको विधिवत समझो इसीलिए आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं। बीच से हमने इस थाली को यहाँ पे ऐसे कट किया, ये अब बीच से कट किया हमने, और कट करके मान लो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने अलग कर लिया। तो एक अरेंजमेंट आपका ये, और एक सामने ये। ठीक, यहाँ पे, और जितनी ये आपकी थिकनेस है उतनी थिकनेस यहाँ से लेते हुए ऐसे यहाँ पे, और ये इस प्रकार से ऐसे। ठीक, आप देख रहे हो इंग्लिश का वर्ड है कैपिटल डी, तो देखने में जैसे कैपिटल डी टाइप का दिख रहा है, कैपिटल डी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, कैपिटल डी, तो इसीलिए इसको हम दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। ठीक, एक डी इधर एक डी इधर, जैसे होता है बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए एस का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसी को डीज कहते हैं। अगर आपसे डीज कहा जाए मतलब बोथ, ये और ये दोनों मिला के एक पोर्शन आप लोगे कैपिटल डी, दोनों मिला के क्या, डीज। ठीक, अच्छा उसके बाद देखना, बीच में खोखला है ये, यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपका लगा हुआ, ऑस्किलेटर इसको हम बोलते हैं। हिंदी में इसको आप यहाँ पे दोलक भी कह सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा इसकी खासियत होती है कि पहली बात तो काफी हाई वोल्टेज हम उत्पन्न करते हैं, लगभग 10⁵ वोल्ट के आसपास कोटि का। ठीक है, और जो सप्लाई यहां से निकलती है वो एक प्रकार से एसी सप्लाई होती है। आप यूं कह सकते हो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी भी कोई मामूली नहीं, काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। लगभग 10 से 15 मेगाहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी होती है, काफी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्किलेटर, या हिंदी में कहते हैं दोलक। ठीक है, ये आपका वोल्टेज आपका उत्पन्न करेगा, काफी हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा, लगभग 10⁵ वोल्ट के आसपास का विभवांतर उत्पन्न करेगा। और साथ ही साथ इसकी विशेषता क्या है कि आपका अल्टरनेटिव करंट, आपका प्रत्यावर्ती धारा देगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। कितनी, लगभग 10 से 15 मेगाहर्ट्ज के आसपास। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखना, एक वायर इधर से निकला, एक वायर इधर से निकला। ठीक, आप देखना, तो ये वायर यहाँ से जो निकला, इसको हम यहाँ पे जो आपका डी है, ये इस वाले से, इससे हम कनेक्ट कर देंगे, ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, और जो इधर का तार है इसको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, ये लो ऐसे, ये आपने देखा इस प्रकार से। ठीक, तो इसकी विशेषता क्या होगी, आप जानते हो, जब ये सिरा प्लस होगा तब ये क्या होगा, माइनस, और माइनस के तुरंत बाद ये प्लस होगा तब ये क्या होगा, माइनस, माइनस के तुरंत बाद ये प्लस होगा तब ये क्या होगा, माइनस, माइनस के तुरंत बाद ये प्लस होगा तब ये क्या होगा, माइनस। यही कहानी को पूरी वीडियो में सुनाते रहे। ये लगातार अल्टरनेट वे में क्या चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक,
अच्छा, आप जानते हो जब ये प्लस हो ये माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी किधर की ओर, इधर की ओर। अच्छा, उसके तुरंत बाद ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी किधर की ओर, इधर की ओर। उसके तुरंत बाद ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी किधर की ओर, इधर से इधर की ओर। ठीक है, ये लगातार आपका अल्टरनेट वे में चलता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती रहेगी। ठीक, और यहीं पे आप देखना एक हमने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया, नीचे से ऊपर की ओर। अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं दिखाया गया, उसका सिंबॉलिक डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया कि देखो बी लिखा हुआ है, रेड कलर से बना हुआ है। तो आप जानते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका लगा हुआ किधर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। आप यूं कह सकते हो इस स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड एक ही समय पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन परस्पर अवलंबित दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल में वर्क कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल में वर्क कर रहा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, नीचे से ऊपर लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड या ऊपर से नीचे क्यों लगाएं, जैसी आवश्यकता हो। ठीक है, अब जिस किसी आवेशित कण को ऊर्जित करना होगा, ऊर्जित करने का तात्पर्य क्या, काफी हाई एनर्जी उसको देनी होगी, काफी हाई वेलोसिटी से उसको हमको गतिमान कराना होगा, उसको लाके, और ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट पे लाके हम यहाँ पे और धीरे से किसी एक डायरेक्शन में आपको उसको वेलोसिटी प्रदान करते हैं। ठीक, आपको फिर एक बार याद दिला दें, ये जो बर्तन है डी के कैपिटल डी के आकार का है, भीतर से खोखला है। ये भी आपका जो बर्तन है कैपिटल डी के आकार का, भीतर से खोखला है। ठीक है, हम समझने समझाने के लिए मान लो इसका नाम D1 मान लिया और इसका नाम D2 मान लिया, तो D1 D2 दोनों भीतर से खोखले हैं, हॉरिजॉन्टल में रखे हुए हैं। जिस किसी आवेशित कण को ऊर्जित कराना होगा उसको सेंटर पे लाए और सेंटर पे लाके चाहे D1 से D2 की ओर और चाहे D2 से D1 की ओर, यानी हॉरिजॉन्टल में एक वेलोसिटी उसको प्रदान कर देते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे रूल लगाओ, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको लाए और इसको हमने क्या किया, इधर की ओर हमने ऐसे वेलोसिटी प्रदान कर दी, इधर की ओर। ठीक, तो जब ये इधर की ओर वेलोसिटी प्रदान कर दी, आप जानते हो यहाँ पे क्या प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लो कोई भी आवेशित कण है। ठीक है, जब ये इधर की ओर आपका चलेगा तो इसके समतुल्य धारा किधर मानी जाएगी, इधर, तो धारा इधर हो गई और क्षेत्र किधर की, चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर, ऊपर की ओर। आप रूल लगाओ, दांत की थैली का नियम नंबर 2। आप देखना धारा इधर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र किधर, इधर की ओर, तो बल किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। ठीक, तो हम तो वेलोसिटी इधर की ओर देंगे लेकिन चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा, इधर की ओर। ठीक है, परिणाम क्या होगा, ये इधर की ओर ऐसे मूव करेगा। और इसके पहले की वीडियो लेक्चर में आपको हम समझा चुके हैं कि कोई भी आवेशित कण अगर एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अवलंबित गमन करता है तो उसका गमन पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक, आप देखो सारी शर्तें हैं, चुंबकीय क्षेत्र किधर, ऊपर, और आवेशित कण गतिमान है इधर हॉरिजॉन्टल में, अब लंबवत है कि नहीं, तो निश्चित रूप से इसका गमन पथ क्या होगा, वृत्ताकार। और वृत्त किधर की ओर बनाएगा, इधर की ओर बनाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो धनावेश है, इधर चलेगा तो समतुल्य धारा इधर हो गई, क्षेत्र ऊपर हो गया, बल इधर की ओर लगा। ठीक, अब परिणाम क्या होगा, तो आपने तो फेंका इधर की ओर और यहां से आपका राउंड लिया वृत्तीय पथ पर और राउंड लेके आपका इधर की ओर आने को हुआ। ठीक, और जब ये इधर राउंड लेके इधर की ओर आने को होगा, ठीक है, आप समझना उस समय ये सिरा क्या प्लस और ये माइनस होगा। तो जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो जब ये इधर राउंड लेके इधर की ओर आ रहा होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। परिणाम क्या होगा, ये जब इधर की ओर आएगा इसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। ठीक, तो इधर वेलोसिटी भी बढ़ी और साथ ही साथ आप देख रहे हो चुंबकीय क्षेत्र में क्या अभिलंबित गतिमान होगा। जैसे इधर की ओर गतिमान आए, इधर की ओर आया तो आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और गति की दिशा इधर, अभी तो कोण 90 डिग्री है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सर्कल फॉर्म करेगा और जब इधर से घूम के आपका इधर जा रहा होगा तब ये सिरा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये इसको फिर आपका इधर क्यों ढकेलेगा, क्षेत्र की दिशा में। अच्छा, उसके बाद अच्छा, और साथ में ये क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर घुमाएगा। तो वृत्तीय पथ पर घूम के जब ये इधर की ओर आएगा तब ये सिरा प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये फिर आपका इधर की ओर बल लगाएगा। तो इस प्रकार से आपका लगातार उस पर, किस पर, ये धनावेशित कण, इस पर आपका त्वरण कार्य करेगा। लगातार यहाँ पे क्या, चुंबकीय बल कार्य करेगा। ठीक है, तो लगातार वृत्तीय पथ पर भी घूमता रहेगा, इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ती रहेगी, इसकी वेलोसिटी लगातार क्या बढ़ती रहेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी ऊर्जा लगातार क्या बढ़ती रहेगी। और इस प्रकार से आप जानते हो पहले छोटी त्रिज्या, फिर बड़ी त्रिज्या, फिर और बड़ी त्रिज्या, फिर और बड़ी त्रिज्या, फिर और बड़ी त्रिज्या और फिर और बड़ी त्रिज्या, किनारा लगभग टच करते हुए, हालांकि किनारा टच नहीं करेगा, किनारे के लगभग हमने इसीलिए लगाया है, किनारा लगभग टच करते हुए। ठीक है, और यहां से जब किनारे आया सट से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब इधर से बाहर निकलता कि इधर से बाहर निकलता, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्षेत्र किधर की ओर लगाया है। आपको बताएं, थोड़ा सा इसकी फार्मूले पे आप आ जाओ। आप जानते हो वृत्तीय पथ पर गतिमान है और वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अपकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, बिना अपकेंद्र बल के वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं होता है। तो उसको वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए बल कहाँ से मिलता है, लॉरेंज बल से। आप जानते हो इस लेक्चर 1 में हमने समझाया है, कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो उसके ऊपर लॉरेंज बल कार्य करता है। उसका फार्मूला क्या होता है, F = QVB sin थीटा। ठीक,
तो आप आगे देखना, लॉरेंज बल यहाँ पे क्या करेगा, अभिकेंद्र बल देगा। ठीक है, तो लॉरेंज बल का फार्मूला क्या, क्यू वी बी और साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? थीटा आपका यहाँ पे क्या होता है, आवेशित कण के गति की दिशा और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। ठीक है, आपने किधर की ओर, इधर की ओर फेंका हॉरिजॉन्टल में, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर की ओर, बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है। आप यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये जो लॉरेंज बल है यही क्या करेगा, इसको वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल प्रदान करेगा, mv² बटे स्मॉल r। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखो, आप देखना तो यहां पे एक बी से एक बी कैंसिल, ठीक, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो इस प्रकार से r बराबर क्या निकला, mv/qb। ये क्या निकला, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आवेशित कण है जिस वृत्तीय पथ पर घूमेगा उसके त्रिज्या का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, हम इसी को पक्षांतर करके v का फार्मूला निकाल सकते हैं, v यहीं पे रोक लो, बाकी ट्रांसफर कर दो, तो v बराबर क्या, qb/r/m। ये क्या निकला, वेलोसिटी किसकी, आवेशित कण की, जो साइक्लोट्रॉन के अंदर गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला आप सभी लोग जानते हो बेटा, v = r ओमेगा। v क्या, रेखीय वेग, r क्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ओमेगा क्या, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो ओमेगा ये बराबर क्या हो जाएगा, v/r, या इसी को हम चाहें तो v × 1/r, v × 1/r, r की वैल्यू अभी हमने निकाला mv/qb, तो यहां पे लिख दिया गया mv/qb, डबल बटे के नाते qb ऊपर चला गया, तो यहां पे क्या हुआ, ओमेगा = qb/m। आप देखो यहां पे देखना, v से v कैंसिल हो जाएगा ना, ये v से v कैंसिल और qb ऊपर चला गया, तो आप देख रहे हैं पे ओमेगा = qb/m। एक फार्मूला आपका निकला है किसका, जो कण गतिमान है, आवेशित कण, उसका कोणीय वेग, यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक, अच्छा हम सभी लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या, 2π/T। 2πn भी होता है, 2π/T में कैपिटल T क्या, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और 2πn में n क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी इसकी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो बाद में डिस्कशन हो जाएगी, आप देखना हम आवर्तकाल की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या, 2π/T, तो यहाँ पे 2π/T = qb/m, ये निकला। ठीक, तो यहीं से अगर हम चाहें तो कैपिटल T की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैपिटल T को इधर ले जाओ और बाकी सबको ट्रांसफर करो, तो कैपिटल T बराबर क्या निकलेगा, 2πm/qb। ध्यान देना, ये कैपिटल T क्या है, डीज के अंदर, देखना हम डी नहीं बोल रहे हैं, डीज, डीज मतलब क्या, दोनों तरफ का पोर्शन, ये भी और ये भी। जब डी कहें तो कोई एक, या तो ये या तो ये, और जब डीज कहें तो दोनों मिला के। ठीक है, तो जो कैपिटल T निकला ये क्या, डीज मतलब दोनों मिला के। ठीक है, डीज में गतिमान आवेशित कण या आयनित कण का आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, 2πm/qb। ठीक है, एक खास बात यहां पे देखना, कैपिटल T के फार्मूले में वेलोसिटी नहीं आई है, मतलब वेलोसिटी चाहे कम हो, वेलोसिटी चाहे ज्यादा हो, आवर्तकाल इसका फिक्स होगा। कहने का आशय यहां पे आप देखना, चाहे छोटी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा तब भी वही आवर्तकाल होगा, बड़ी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा तब भी वही आवर्तकाल होगा, और बड़ी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा तब भी वही आवर्तकाल होगा। आप जानते हो आवर्तकाल के फार्मूले में आप देख रहे हो वेलोसिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे छोटी त्रिज्या चाहे बड़ी त्रिज्या हो, ठीक है, आप जानते हो आवर्तकाल में कोई चेंजिंग आपकी नहीं आएगी। ठीक, आप पूछोगे ये कैसे संभव है, तो आपको समझाएं बहुत इजी वे में। आप देखना, जब छोटी त्रिज्या होगी तो थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा त्रिज्या बड़ी हो गई तो त्रिज्या जब बड़ी हो गई तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, त्रिज्या और बड़ी हो गई वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पे देखना, इस फार्मूले से हम बोल रहे हैं। आप देखो आर वी दोनों में क्या संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ा तो वी बढ़ा, आर और बढ़ा वी और बढ़ा। ठीक है, तो जब तक छोटी त्रिज्या आर का मान कम है तब तक वेलोसिटी क्या कम है, आर का मान ज्यादा हुआ वेलोसिटी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। हाथ के इशारे से आपको समझाएं, बीच में है धीरे और तेज और तेज और तेज, इस प्रकार से ये। ठीक, मतलब जब तक बीच में आपका छोटी त्रिज्या है तब तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टाइम पीरियड के फार्मूले में आप देख रहे हो ना तो वेलोसिटी आ रही है और ना रेडियस आ रही है। चाहे छोटी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा, चाहे बड़ी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा, चाहे बहुत बड़ी त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा, अरे बहुत बड़ा कितना हो जाएगा, डिस्क के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप जानते हो टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मुख्य सिद्धांत है साइक्लोट्रॉन के काम करने का। ठीक है, अच्छा फिर आपको समझाएं बेटा, अब जब लगातार आपका त्रिज्या बढ़ती गई, वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम पीरियड उसका वही है, ठीक है, तो निश्चित रूप से जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी तो बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला K = 12m v²। ठीक, केवल ब्लू कलर आप देखो, 12m v²। ठीक है, और यहां पे v है तो v का भी आपने मान निकाला है, qbr/m, qbr/m यहां पे लिख दिया गया। ठीक है, आप स्क्वायर करो, ये आपका निकल के आया, कैंसिल हो जाएगा, एक m से आपका एक m कैंसिल हो गया, और इस प्रकार से k बराबर निकल के आया q² b² r² / 2m। ठीक है,
ये आपने देखा गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया। किसकी गतिज ऊर्जा? जो डिस्क के अंदर आपका जो आवेशित कण या आयनित कण आपका जो बाहर निकल रहा होगा उसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में होंगे, उसको भी डिस्कशन करें। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे आप में से कि भाई इसको यहाँ पे घुमाने की क्या आवश्यकता है, सीधे क्यों नहीं फेंक दिया जाता है? आपको समझा, क्रिकेट आप सभी ने खेला होगा। आप बताओ, क्रिकेट की बॉल को ऐसे लेके ऐसे कहीं नहीं फेंक देते हो? क्यों उसको हाथ वाथ नचा के फिर आप फेंकते हो वहां पे? इसलिए कि आप जानते हो जो फेंक रहे हो तो आप जो गतिज ऊर्जा मिली रही है, प्लस घुमाने से जो गतिज ऊर्जा होगी वो उसमें और ऐड हो जाएगी। इसीलिए आप यहाँ पे क्या होता है, राउंड करा के उसको मतलब भेजा जाता है कि जितना हमको राउंड कराएंगे उतना हमको मौका मिल जाएगा। जितनी देर ये डीच के अंदर राउंड करेगा उतनी देर तक लगातार इसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। पहली बात। एक जानकारी और आपको दें, इस डीच के माध्यम से आप आवेशित कणों को, ठीक है, आप ऊर्जित कर सकते हो, काफ़ी हाई वेलोसिटी से उनको आप बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका काम नहीं करता। आप यूं कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे हाई वेलोसिटी से ऊर्जित नहीं करा सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों? उस क्यों का जवाब देते हैं। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का कण है, बहुत हल्का कण है, प्रोटॉन से भी बहुत हल्का है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब अगर इलेक्ट्रॉन को बीच में लाके हम छोड़ते हैं तो काफी हल्का कण होता है, तो छोड़ते ही वो इतना हाई वेलोसिटी आपका पा जाता है, उसकी त्रिज्या इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि बस मुश्किल से एक राउंड भी नहीं पूरा होने पाता है कि यहीं से आपका या तो डिस्क की दीवारों से टकरा जाएगा और या फिर किनारे से होकर एक ही राउंड में सट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होता है कि लगातार आपको राउंड होकर और लगातार उसकी ऊर्जा बढ़ाई जाए, ये आपका प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन में संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्क के माध्यम से ऊर्जित इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अन्य जितने भी कण हैं सभी कणों को आप यहाँ पे एनर्जाइज ऊर्जित कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर जब यहाँ पे अनुनाद की अवस्था आती है, अनुनाद इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेजोनेंस। ठीक है, देखो अनुनाद अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में शायद आपने पढ़ा होगा या एक वीडियो में उपलब्ध कराएंगे अनुनाद के बारे में। ठीक है, अनुनाद में दो चीजें होती हैं, एक तो कंपन करने वाली वस्तु होती है और एक कंपन कराने वाली वस्तु होती है। जो कंपन करने वाली वस्तु होती है उसको हम कहते हैं ड्रिवेन, चलित, और जो कंपन कराने वाली वस्तु होती है उसको हम कहते हैं चालक या ड्राइवर। ठीक है, तो जब चालक और चलित की आवृत्ति बराबर हो जाती है, या आप यूं कह सकते हो जब ड्राइवर और ड्रिवेन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम हो जाती है या एक दूसरे की पूर्ण गुणज हो जाती है, तो यह अवस्था अनुनाद की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि लगातार ऊर्जा भी बढ़ती है, अधिकतम आयाम के कंपन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपन का यहाँ पे तो आपका लगातार आपका चक्कर लगाना है। आप यूं कह सकते हो, आप देखना इसमें कि अगर इसकी आवृत्ति और यहाँ पे आवेशित कण के घूमने की आवृत्ति अगर बराबर हो गई या नहीं भी बराबर हो पाई, पूर्ण गुणज हो गई, तो वह अवस्था अनुनाद की अवस्था होगी। निश्चित रूप से ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये आपने देखा साइक्लोट्रॉन के बारे में, ये थी साइक्लोट्रॉन की थ्योरी। यहीं पे खत्म नहीं हो रही, अभी अपने स्क्रीन पे हम साइक्लोट्रॉन के बारे में उसकी वर्किंग पूरी हम दिखाते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो एनिमेटेड डायग्राम किसका, साइक्लोट्रॉन का। ठीक, बाहर से देखने में ऐसा दिखता है। इन्हीं दोनों ने इसका आविष्कार किया था, कौन, लॉरेंस और लिविंगस्टन ने सन 1934 में। ठीक, सामने आप देख रहे हो यहाँ पे डीज, अभी हमने समझाया था आपको, एक तरफ का पोर्शन डी, दूसरे तरफ का डी, दोनों को मिला के आप बोलोगे डीज। ये सामने डीज आप देख रहे हो। ठीक है, भीतर से खोखला है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में स्पेस दिया गया, स्पेस इसीलिए दिया गया कि उसी स्पेस के माध्यम से हम आवेशित कण को या जो भी हमारा आयनित कण होगा उसको बीच में डालेंगे और आपको रोटेट करेगा और एक साइड से आपके किनारे निकल जाएगा। ठीक है, अभी उस डायग्राम में हमने जब लाइन डायग्राम दिखाया था उसमें ऑस्किलेटर दिखाया था। आप देखो सामने ऑस्किलेटर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, काफ़ी हाई वोल्टेज 10 की पावर 5 वोल्ट हमने आपको बताया था। ठीक है, 10 से 15 मेगाहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये काम कौन करता है, यही ऑस्किलेटर करता है, जो भी आपने देखा। ठीक है, ये आप सामने देख रहे हो डीज, यहाँ पे इधर डी इधर डी, दोनों मिला के हम बोलेंगे क्या, डीज। ठीक है, आप जानते हो ऑस्किलेटर के माध्यम जब ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ गई, कुछ देर बाद आपका ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की ओर आएगी। ठीक है, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगी। अब देखो इस वक्त ये प्लस और ये माइनस था, इधर आई, अब ये प्लस माइनस इधर गई, ये लगातार आपका यहाँ पे चेंज होता रहेगा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वही जो हमने आपसे कहा था 10 की घात 15 हर्ट्ज के आसपास। ठीक है, आप आगे देखना, नीचे एक मैग्नेटिक अरेंजमेंट आपका लगाया गया, चुंबक के लिए एक सिंबल दिखाई दिया गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, इसी प्रकार का एक अरेंजमेंट आपका ऊपर भी लगा दिया गया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड आपको उत्पन्न करेगा। और जानते हो नीचे से ऊपर की ओर उत्पन्न करना है, इसके माध्यम से ऊपर कर दिया, ऊपर से नीचे की ओर उत्पन्न करना है, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ऊपर से नीचे की ओर आपका आ गया। दोनों सुविधा हमारे पास है। ठीक है, हम चाहे तो नीचे से ऊपर उत्पन्न करें, हम चाहे तो ऊपर से नीचे उत्पन्न करें। जिस प्रकार धारा प्रवाहित करेंगे इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
आप यहाँ पे देख रहे हो जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये एक प्रकार से क्या मैग्नेटिक फील्ड को आपका दर्शा रहा है। और यहाँ पे जो रेड कलर से आप लाइन देख रहे हो, ये किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। यानी इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आपका कार्य कर रहा है और दोनों परस्पर क्या है, अभिलंबवत है। आप देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, ठीक है, और जो आवेशित कण है उस पर आवेश कितना क्यू है, तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा कितना होगा, F बराबर क्यू ई। धन आवेशित कण है तो छेद की दिशा में बल कार्य करेगा, ऋण आवेशित कण है तो छेद की विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से देख रहे हो फोर्स F, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू ई। और आप जानते हो ई के वेक्टर क्वांटिटी है, तो F भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो उस पर लगने वाला त्वरण क्या होगा, A बराबर क्यू ई अपान m। इतना त्वरण कार्य करेगा, और जो त्वरण कार्य करेगा यही त्वरण लगातार इसकी स्पीड को क्या करता है, इसकी वेलोसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो किनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती गई आपका, बढ़ते 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 बढ़ते, ऊर्जा लगातार बढ़ते बढ़ते, वेलोसिटी लगातार बढ़ते बढ़ते, और आप जानते हो त्रिज्या भी लगातार बढ़ती जाती है, और जिससे कि किनारे से सट से क्या होगा, तुरंत आपका बाहर निकल जाता है, काफी हाई स्पीड से बाहर निकलता है। देखना, एक आवेशित कण, धन आवेशित कण बीच में हम लाए और ला के हमने उसको इंजेक्ट किया। ठीक है, वो आपका लगातार रोटेट करता रहा, लगातार त्रिज्या बढ़ती रही, लगातार वेलोसिटी बढ़ती रही। ठीक है, लेकिन आप जानते हो टाइम पीरियड, प्रत्येक चक्कर में टाइम, उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपने देखा था बोर्ड पे, ठीक है, उसके फार्मूले में ना वी आ रहा है ना स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक चक्कर में आप देख लो त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, प्रत्येक चक्कर में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, परंतु प्रत्येक चक्कर में टाइम पीरियड उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस प्रकार चक्कर लगाते लगाते यहां से और इस प्रकार से शॉर्ट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यही वर्किंग है साइक्लोट्रॉन का। नेक्स्ट टॉपिक, बायो-सेवर्ट का नियम। देखो 1820 की थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हो। फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर अपने प्रायोगिक आधार पर अपना एक नियम दिया था, वही बायो-सेवर्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। बायो-सेवर्ट के अनुसार कोई धारावाही चालक है, देखो धारावाही का मतलब क्या, धारा बह रही हो। ठीक है, तो धारावाही चालक के किसी अल्पांश, अल्पांश मतलब क्या, अल्प अंश, अल्प मतलब छोटा, अंश मतलब भाग, तो धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये बायो-सेवर्ट ने अपने प्रायोगिक आधार पर बताया था। ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हो, एक हमने चालक लिया, ऊपर डॉट डॉट है, मतलब ऊपर का छोर कहाँ है पता नहीं, नीचे डॉट 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 है, नीचे का पोर्शन कहाँ है पता नहीं। ठीक, हमको तो उसके अल्पांश से मतलब है ना। ठीक है, इसमें धारा बह रही, मान लो नीचे से ऊपर की ओर आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, हमने इसका कोई अल्पांश लिया, छोटा सा भाग। ठीक है, अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल, आप चाहो तो ये वाला डेल्टा बनाओ, डेल्टा ऐसे भी बनता है और डेल्टा ऐसे भी बनता है। आप चाहो तो ये डेल्टा लिखो या आप चाहो तो ये डेल्टा लिखो, आपकी मर्जी, जो आपको उचित लगे। ठीक है, कोई एक लेना है, हमने डेल्टा एल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो मान लो अल्पांश की लंबाई कितनी, डेल्टा एल है। ठीक, और इसके पहले लेक्चर 1 में हमने आपको बता रखा आर्स्टेड का नियम। आर्स्टेड ने बताया था जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर मैक्सवेल आए थे, उन्होंने बताया था कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अच्छा, उसके बाद फिर आप पढ़ने जा रहे हो बायो-सेवर्ट को, और बायो-सेवर्ट आपको बताएंगे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट ने अपने प्रायोगिक आधार पर बताया कि धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण, ठीक है, उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हो, कैपिटल बी से, लेकिन हम यहां पे डेल्टा बी का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो पूरे पूरे तार के कारण नहीं, तार के किसी अल्पांश के कारण, लघु भाग के कारण। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात यहां पे, दूसरी बात यहां पे, तीसरी बात यहां पे और चौथी बात यहां पे। चारों बातें हमने एक लाइन पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब वो बातें क्या है आप देखना, ये सारी बातें इन्होंने प्रायोगिक आधार पर किया अभी। ठीक है, तो आप सामने देखना, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने प्रायोगिक आधार पर बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस अल्पांश में से होकर गुजरने वाली धारा स्मॉल आई पर निर्भर करती है और अनुकमानुपाती होती है। इन्होंने अपने प्रायोगिक आधार पर बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस अल्पांश के लंबाई पर निर्भर करता है और अनुकमानुपाती होता है। ठीक, इन्होंने अपने प्रायोगिक आधार पर बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, धारा की दिशा, आप देखो है ना, और उस बिंदु को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा ये के मध्य बने एंगल, कोण थीटा पर निर्भर करता है, और थीटा की ज्या, ठीक है, साइन थीटा के अनुकमानुपाती होता है। और इसी बायो-सेवर्ट ने अपने प्रायोगिक आधार पर बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की अल्पांश से दूरी, आप देखो डायग्राम में स्मॉल आर के वर्ग मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
इन चारों बातों को जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, आप सभी लोग जानते हो ये सिंबल हटता है, इक्वल का सिंबल आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट लिखा गया, डेल्टा बी इज इक्वल टू कांस्टेंट आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इन्होंने अपने प्रायोगिक आधार पर कांस्टेंट का मान भी बताया। कैसे बताया भाई, आप जानते हो कांस्टेंट को यहीं पे रोक लो तो बाकी सबको ट्रांसफर करो, एक फार्मूला आपको बन जाएगा कांस्टेंट का, और प्रयोग करके डेल्टा बी का मान, आर का मान, आई का मान, डेल्टा एल का मान, थीटा का मान, सब कुछ रख के कांस्टेंट का मान जब जब निकाला गया तो इसका मान निकल गया 10⁻⁷ और मात्रक क्या, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। आप चाहो इसके मात्रक भी आप निकाल सकते हो, कांस्टेंट कहीं पे रोको, बाकी को ट्रांसफर करो और सबके यूनिट आप रखो, सॉल्व करोगे यही निकल के आएगा यूनिट। ठीक है, तो ये भी आपका बायो सेवर्ट का ही दिया हुआ है कि कांस्टेंट का मान कितना होता है, 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो हम चाहें तो कांस्टेंट के स्थान पे इसको रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये वैल्यू तब निकली जब आप जानते हो तार के चारों तरफ या अल्पांश के चारों ओर क्या माध्यम क्या वायु हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को यहाँ फीड किया गया, तो डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के स्थान पे क्या 10⁻⁷ और यहाँ पे क्या आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको फार्मूला निकल के आया। ठीक, बाद में वैज्ञानिकों ने पता किया कि अगर हम चाहें तो कांस्टेंट जो 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई से। आप चाहो तो इसको म्यू 0 को, आप चाहो तो म्यू नॉट को, जिसमें आपको सुगमता हो, आसान लगे आपको। ठीक है, म्यू नॉट कहते हो तो भी सही है, म्यू 0 कहते हो तो भी सही है, नीचे 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू 0 का वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किया गया यहाँ पे, तो आप जानते हो इसको अगर रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे तो आप जानते हो फार्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका फार्मूला निकल के आया ये। ठीक, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, तो अभी आपने देखा 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, इसी को तो रिप्लेस किया गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो म्यू नॉट को यहीं पे रोक लो, बाकी ट्रांसफर कर दो। आप यहाँ पे देखना म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और जहाँ पे म्यू नॉट या म्यू 0 जिससे किसी नाम से आप इसको पुकारो, ये क्या है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, जिस प्रकार से वायु निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, उसी प्रकार वायु निर्वात की चुंबकशीलता भी होती है, उसको म्यू नॉट से लिखा जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा बायो सेवर्ट का नियम। अब हम चलते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों में रिलेशन आपको दिखाने जा रहे हैं, मतलब वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। हम दोनों में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक, आप देखो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी तुरंत आपने बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और कूलाम्स लॉ में आपने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, हम दोनों को डिवाइड कर दें आपस में, आप देखना ये इधर और इधर हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो डिवाइड करते ही 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक, देखो डिवाइड करते ही, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू, अच्छा 9 यहाँ नीचे रहने दो, 10⁹ है और यहाँ पे 10⁻⁷ है, इसको आप नीचे उतार लो। ठीक है, तो जब इसको आप नीचे उतार लोगे, एक बार आप जरा सा यहाँ पे देखना, ये लो। ठीक है, आप देखना 9 यहाँ पे 10⁹ ये 10⁻⁷। ठीक है, अच्छा कैंसिल होने के नाम पे आप देखना यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कूलाम स्क्वायर यहाँ पे है ना डबल बटे, तो ये ऊपर चला गया कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर नीचे उतर आएगा, ये एम्पियर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर ये बगल में हो गया, और रही बात न्यूटन की, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसके बाद अगर आप देखो ये लाइन आपकी निकल के आई। ठीक, अच्छा अब उसके बाद 10⁻⁷ को आप नीचे उतार लो, तो 10⁻⁷ जब नीचे आ जाएगा तो 9 पहले से है, तो यहाँ पे कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16, ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो हमने क्या किया, कूलाम अपॉन एम्पियर मीटर लिख के उस पूरे का हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, आप सभी लोग जानते हो Q बराबर IT, Q का मात्रक कूलाम, I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड, मतलब कूलाम बराबर क्या, एम्पियर इंटू सेकंड। तो आप देखो कूलाम की जगह पे एम्पियर इंटू सेकंड लिख दिया गया, नीचे एम्पियर मीटर ऑलरेडी है ही है। ठीक, यहाँ पे 9 × 10⁻16 है, यहाँ पे लिखा गया, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया, और एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया।
ठीक, तो यहाँ पे सेकंड बटा मीटर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप चाहो तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16 हो गया, और यहाँ पे सेकंड को हम नीचे ले आए तो यहाँ पे डायरेक्ट बगल में नहीं आएगा, ये नीचे डबल बटे में आएगा, 1/मीटर यहाँ पे अपान सेकंड। ठीक है, और स्क्वायर लगा हुआ हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब आप आगे देखना, 9 ये क्या 3 का होल स्क्वायर है, 10⁻18 ये क्या 10⁸ का होल स्क्वायर है। ठीक है, और मीटर बटे सेकंड का होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सबको हमने इकट्ठा करके होल स्क्वायर यहाँ पे लगाया, मतलब 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 10⁻16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आपका होल स्क्वायर आपका लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा इसको आप पहचानते होगे, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, हवा निर्वात में क्या प्रकाश की चाल है, सी से लिखा जाता है, तो इसकी जगह पे सी हो गया, स्क्वायर है तो ऑलरेडी स्क्वायर भी लगेगा, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1/c²। ये क्या निकला, वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध निकला वायु के लिए। ठीक है, या इस सी को आप इधर ट्रांसफर करके इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो c² बराबर क्या 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट लग जाएगा, c बराबर कितना 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका संबंध निकल के आया, अक्सर कंपटीशन में आपका पूछा जाता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है, ये दे देगा मिलते जुलते, और आपके ऑप्शन दे देंगे जो सही हो आप टिक लगाओ। ठीक है, तो कहीं आपका मिसिंग हो तो इस प्रकार से रफ में आप यहाँ पे निकाल सकते हो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे सी क्या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, इस प्रकार से लेक्चर कंप्लीट हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारी मेहनत आपके लिए उपयोगी हुई कि नहीं हुई। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो आप लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में डिसलाइक का कारण जरूर लिखना, जिससे कि अगला जो लेक्चर आपको मिले, लेक्चर 3 लेक्चर 4, उसमें वो कमी फिर दोबारा आपके सामने ना आने पाए। और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक आप हमारे वीडियो को आप शेयर करो, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे थोड़ा सा वीडियो बनाने वाले को भी प्रोत्साहन मिलता है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।